जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड हिस्ट्री के चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसमें हम लोग मुख्य रूप से आज माइली गांव की एक घटना को भी देखेंगे। ये जो वीडियो है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। बाकी के इसके जो 3 पार्ट हैं उसके वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका। अब तक हम लोगों ने लाओस के गृह युद्ध के बारे में पढ़ा, फिर कल हम लोग कंबोडिया के गृह युद्ध के बारे में भी पढ़े। आज हम लोग वियतनामी गृह युद्ध और इसमें अमेरिका का क्या भूमिका है उसके बारे में पढ़ेंगे। जिनेवा समझौता से 2 वियतनामी राज्यों का जन्म तो अवश्य हो गया था। हम लोग पढ़े थे कि जिनेवा समझौता में पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में, परंतु अस्थायी शांति की उम्मीद नहीं के बराबर ही थी। यहाँ पे बंटवारा हो चुका था, लेकिन वियतनाम में ना तो उत्तरी वियतनाम में और ना ही दक्षिणी वियतनाम में कहीं भी यहाँ पे शांति नहीं थी, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में जहाँ साम्यवादी सरकार थी वहीं दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवाद समर्पित सरकार थी। तो इसका कारण ये था कि इन दोनों का जो सरकार है, उन दोनों सरकार का गठन अलग अलग विचारधारा के समर्थन से हुआ है। जिनेवा समझौता में यह कहा गया था कि अगर जनता चाहे तो मध्य 1956 तक चुनाव कराकर पूरे वियतनाम का एकीकरण किया जाएगा। उसी समय से वियतनामी जनता उसके एकीकरण के पक्ष में आवाज़ उठाती रही थी, जिससे उत्तरी वियतनाम का पूर्ण समर्थन था, जबकि दक्षिणी वियतनाम की जनता शांतिपूर्ण प्रयासों से चूक गई। तो 1960 में वियतकांग, जिसे राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन कर अपने सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष शुरू कर दी। तो कहानी पूरा ये होता है कि जब जिनेवा समझौता होता है तो इस जिनेवा समझौता में ये तय किया जाता है कि 1956 तक, भले 2 भाग में बट चुका है, लेकिन 1956 तक अगर वियतनाम के जनता चाहे तो ये लोग अपने में यहाँ पे एकीकरण कर सकते हैं। 1956 तक पूरे वियतनाम को एक किया जा सकता है। इसमें उत्तरी वियतनाम का पूर्ण समर्थन था, लेकिन दक्षिणी वियतनाम इसमें पीछे हो जाता है। और 1960 में यहाँ पे एक वियतकांग की, जिसे राष्ट्रीय मुक्ति सेना कहते हैं, इसका गठन किया जाता है और इन लोगों ने यहाँ पे सरकार के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया था। 1961 ईस्वी तक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दक्षिणी वियतनाम में आपातकाल की घोषणा कर दी गई और वहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया। तो स्थिति इतना बिगड़ गया था कि दक्षिणी वियतनाम में इमरजेंसी लगाना पड़ा था। और यहाँ पे देखा जाए तो गृह युद्ध की भी स्थिति शुरू हो गया था, यहाँ पे गृह युद्ध की भी शुरुआत हो गई थी। तो ये सब समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न हो गया था दक्षिणी वियतनाम में। अमेरिका, जो दक्षिणी वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकना चाहता था, उसने 1961 सितंबर में शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी कर उत्तरी वियतनाम को ही हो ची मिन सरकार को इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और 1962 के शुरुआत में अपने 4000 सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम के मदद के लिए सौगान भेज दिया है। तो अमेरिका इसमें शामिल होगा। अमेरिका चाहता था कि दक्षिणी वियतनाम में, जिस तरह से वो लाओस में, कंबोडिया में चाहता था कि साम्यवाद नहीं आए, उसी तरह से चाहता था कि दक्षिणी वियतनाम में भी साम्यवाद का प्रचार प्रसार न हो। और इस चीज़ को रोकने के लिए जब यहाँ पे दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध होता है तो अमेरिका इसका पूरा इल्ज़ाम उत्तरी वियतनाम के सरकार पर, हो चिन पर इसका सौंप देता है। उसी पे इल्ज़ाम लगा देता है कि ये जितने भी घटनाएं हो रही है, जो दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध हो रहा है, उसका कारण यहाँ पे उत्तरी वियतनाम है, उसी की वजह से हो रहा है। और इसी को कहते हुए, ये इल्ज़ाम लगाते हुए, वो 1961 में यहाँ पे शांति को खतरा नाम से एक श्वेत पत्र जारी करता है और दक्षिणी वियतनाम की मदद करने के लिए अपना 4000 सेना दक्षिणी वियतनाम को भेज देता है सौगान नाम के जगह पर। वास्तविकता यह थी कि नियो दिन दियम की तानाशाही अत्याचारों से जनता तंग आ चुकी थी। बौद्ध जनता धार्मिक असहिष्णुता के कारण आत्मदाह कर रही थी। इसको लेकर 1963 ईस्वी में सेना ने विद्रोह कर न्यो दिन दियम को मार दिया और सैनिक सरकार की स्थापना हुई, परंतु यह भी प्रतिक्रियावादी थी। तो यहाँ पे भले इल्ज़ाम लगाया जा रहा था अमेरिका के द्वारा कि ये जो घटना है, वो ये जो भी गृह युद्ध चल रहा है दक्षिणी वियतनाम में, इसका जिम्मेदार है उत्तरी वियतनाम, लेकिन असल में यहाँ की जनता, यहाँ की सरकार से जो न्यो दिन दियम है, उनकी तानाशाही अत्याचारों से ये लोग परेशान हो चुके थे।
और इसी के वजह से यहाँ पे इन्होंने 1963 ईस्वी में यहाँ की जो सेना है वो विद्रोह कर देती है और न्योदिंदियम को मार करके सैनिक शासन की स्थापना करती है। लेकिन ये सैनिक सरकार भी एक तरह से प्रतिक्रियावादी विचारधारा के ही था। इस तरह सरकारों का आना जाना लगा रहा, मगर किसी की भी नीति नहीं बदली और वियतकांग का संघर्ष चलता रहा। तो सरकार आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन यहाँ की स्थिति में बदलाव नहीं हो रहा था। किसी का भी नीति यहाँ पे बढ़िया नहीं था, बेहतर नहीं हो रहा था। इसलिए जो वियतकांग था वो लगातार संघर्ष कर रहा था और यहाँ पे एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, गृह युद्ध चल रहा था। 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर कुछ सैनिक अड्डे तबाह कर दिए। तब अमेरिका को चेतावनी भरी धमकियां रूस एवं चीन ने दिया, परंतु इसका असर उस पर नहीं पड़ा। अमेरिका यहाँ पे पूरे तरह से इस मौके का फ़ायदा उठा रहा है और फ़ायदा उठाते हुए वो उत्तरी वियतनाम को टारगेट करते हुए 5 अगस्त 1964 को यहाँ पे उत्तरी वियतनाम पे आक्रमण कर देता है। कई सारे इसके सैनिक अड्डे को तबाह कर देता है। जब इस तरह की स्थिति बनती है तो रूस चीन इसमें बीच में आता है, एक्शन लेता है और वो धमकी देता है कि अगर दोबारा ऐसा किया जाएगा तो रूस और चीन भी इसमें युद्ध में शामिल हो जाएगा। लेकिन इससे अमेरिका को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका द्वारा शुरू किया गया यह युद्ध काफ़ी हिंसक, बर्बर और यातनापूर्ण था। इस युद्ध में खतरनाक हथियार, टैंक और बम वर्षक विमानों का व्यापक रूप में प्रयोग किया गया था। तो ये सब यहाँ पे पूरे तरह से ये लगा हुआ है कि किसी तरह से उत्तरी वियतनाम को तबाह कर देना है। साथ ही रासायनिक हथियार जिसका नाम था नापाम, ऑरेंज एजेंट और फास्फोरस बमों का भी यहाँ पे जमकर इस्तेमाल किया गया था, भरपूर इस्तेमाल किया था। पूरे तरह से ये उत्तरी वियतनाम को तबाह करने पे तुला हुआ था। अब यहाँ पे रासायनिक हथियार क्या था इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। नापाम यह एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों और गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता और जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था। तो एक ऐसा हथियार था जो अगर आपके शरीर पे छोड़ दिया जाए तो आपके शरीर से चिपक जाएगा और जलते रहेगा आपके शरीर पे, और इस तरह से आपकी यहाँ पे जलने से मृत्यु होगी। तो इस तरह के हथियार का उपयोग वियतनाम में भरपूर किया गया था। उत्तरी वियतनाम को तबाह करने में इस तरह के हथियारों का भरपूर उपयोग किया गया था। युद्ध जो है उत्तरी वियतनाम के साथ साथ वियतकांग और वियतकांग समर्थक दक्षिणी वियतनामी जनता सभी से लड़ गया था। तो ये जो युद्ध चल रहा था अमेरिका के द्वारा, ये उत्तरी वियतनाम से चल रहा था, फिर वियतकांग से भी चल रहा है, और जो वियतकांग के समर्थन है दक्षिणी वियतनामी जनता, एक तरह से इन सभी से ये युद्ध चल रहा था। निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती थी। उनकी औरतों व लड़कियों के साथ पहले सामूहिक बलात्कार किया जाता था, फिर उन्हें मार दिया जाता था और अंत में पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया जाता था। तो इस तरह की एक घटना यहाँ पे करा था। हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि अमेरिका जो है वो कितना गिरा हुआ काम करता था। ये क्या करता था कि जो भी गांव के निर्दोष लोग हैं सबको मार देता था। पूरा गांव के जितने भी लोग हैं सबको मार देता था। वहाँ की जो भी महिलाएं हैं, जो भी लड़कियां हैं, उनका ये लोग सामूहिक बलात्कार करते थे। जो अमेरिका की सेना थे वो लोग मिल करके इसका सामूहिक बलात्कार करते थे और इसका कोई सबूत न बचे, इसलिए ये बाद में अंत में पूरे गांव में ही आग लगा दिया करते थे। और इस तरह से ये तबाही यहाँ पे उत्तरी वियतनाम या दक्षिणी वियतनाम में ये घटना किया जाता है। पूरे वियतनाम में ये इस तरह से अपना ये घटना घट रहा था, इस तरह से ये अत्याचार कर रहे थे। 1967 ईस्वी तक अमेरिका इसे इतने बम वियतनाम में बरसाए जितना द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं गिराया था। तो जो जर्मनी और इंग्लैंड में युद्ध के दौरान जितना बम नहीं गिरा था, उससे ज़्यादा बम अमेरिका ने वियतनाम पे गिरा दिया था। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि अमेरिका यहाँ पे कितना अत्याचार किया था। अमेरिका के इस तरह की कार्रवाइयों का विरोध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर होने लगा। एक प्रसिद्ध दार्शनिक है जिनका नाम है रसेल, इन्होंने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दे दिया। इसके आर्थिक कुपरिणाम भी प्रचलित होने लगे। प्रति 2 से 2.5 अरब डॉलर का अमेरिकी खर्च में वृद्धि हुई। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी डामाडोल होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर का मूल्य काफ़ी नीचे गिर गया, परंतु अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और समझौते के सारे प्रयासों को विफल करता हुआ युद्ध को जारी रखे हुए था। तो यहाँ पे
वियतनाम तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ साथ यहाँ पे देख रहे हैं कि अमेरिका भी बर्बाद हो रहा है। इसका जो डॉलर है उसका मूल्य दिन प्रतिदिन गिर रहा है, इसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है और यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है वो भी इसका पूरी तरह से ख़त्म होते जा रहा है। एक प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल वो यहाँ पे अदालत लगाते हैं और जो भी वियतनाम की घटना है उसके लिए पूरे तरह से अमेरिका को जिम्मेवार ठहराते हैं, लेकिन अमेरिका को इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे समझौते के कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये समझौते के लिए तैयार नहीं है और युद्ध को ये जारी रखे हुए था। अमेरिका द्वारा युद्ध जारी था। यहाँ पे एक और हथियार है एजेंट ऑरेंज, उसके बारे में जानते हैं क्या था। यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियाँ तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाता था। जंगलों को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण पड़ा है। तो इसको एजेंट ऑरेंज जो नाम है ये ऑरेंज रंग के ड्राम में होता था और इसके कारण से इसका नाम एजेंट ऑरेंज है। ये एक ऐसा जहर था एक तरह के जो कि पौधों को बर्बाद कर देता था, उसमें आग पकड़ लेता था। जो नापाम है वो अगर हम लोग के शरीर पर गिरा दिया जाए तो हमसे चिपक जाएगा और आग जलते रहेगा उसमें। और ये एजेंट ऑरेंज जो है वो पेड़ पौधों को अगर गिरा दिया जाए तो उसमें आग पकड़ लेगा, वो उसका जो पत्ती सब है वो उसी समय जल के राख हो जाएगा। तो अमेरिका इन सभी का इस्तेमाल वहाँ के जंगल, जो वियतनाम के जंगल और खेत हैं और आबादी, इन दोनों को इसका इस्तेमाल करता था, इन दोनों को इसको गिराया है। इस जहर का असर आज भी नज़र आता है और आज भी वियतनाम के उन सभी क्षेत्रों में विकलांगता और कैंसर के रूप में हम लोग इसे देख सकते हैं, आज भी इसका असर है। आगे की कहानी को देखें तो एक तरफ यहाँ पे अमेरिका जो है युद्ध कर रहा था, वो समझौते के लिए तैयार नहीं था, तो दूसरी तरफ यहाँ पे देखें तो वियतनाम अब साम्यवाद या किसी अन्य बातों के लिए नहीं बल्कि वह अपने यहाँ पे अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। वो अपने राष्ट्र के अस्तित्व को बनाए रखे, इसी के लिए वो अब लड़ रहा था। यहाँ तक कि वियतनामी महिलाएं अपने पीठ पर बच्चे को बांधे, फुल पैंट पहने, हाथों में बंदूकों के लिए गश्ती लगाती या सीधे युद्ध में शामिल होती देखी जा सकती थी, या फिर हो चीन मार की मरम्मती करते देखी जा सकती थी। तो अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अब इन युद्धों में महिलाएं भी शामिल होने लगी थी। वो अपने बच्चे को अपने पीठ पे बांध करके और हाथ में बंदूक लेकर के वो युद्ध में शामिल होती थी। इसके अलावा जो हो चिन मिन जो मार्ग है, भूल भुलैया मार्ग, उसको जो नष्ट किया गया था उसको मरम्मत करने में भी इन महिलाओं का योगदान था, ऐसा यहाँ पे देखा जा सकता है। प्राचीन न्यायिकाओं के अपमानित कर स्त्रियों को प्रेरित भी किया जाता था। इसी संदर्भ में त्रिअयु की कहानी भी सुनने को मिलता है, जिसे इस समय देवी की तरह पूजा जाता था। तो यहाँ पे हिंचिन क्षेत्र में एक महिला हैं जिनका नाम है त्रिअयु। तो त्रिअयु को यहाँ पे देवी के जैसा पूजा जाता था और इनको से यहाँ पे महिलाएं प्रेरणा लेकर के और युद्ध में शामिल हो रही थी और ये लोग भी अब युद्ध लड़ रहे थे। तो महिलाओं का भी यहाँ पे योगदान हो गया था। 1968 के प्रारंभ में वियतकांग ने अमेरिकी शक्ति के प्रतीक पूर्वी पेटांगन सहित कई ठिकानों पर धावा बोलकर अमेरिकियों को काफ़ी क्षति पहुंचाया। इन धावों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वियतनाम के हौसले अभी भी काफ़ी बुलंद है। तो वियतनामी भी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ रहे थे, ये हार मानने को तैयार नहीं थे। ये भी जितना बन रहा था ये भी अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। और यहाँ पे इस जो क्षति पहुँचाता है पेटगान को, इससे ये भी यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि वियतनामियों की रसद पहुँचाने वाला मार्ग हो ची मिन काफ़ी मजबूत है, क्योंकि इसे बमबारियों से नष्ट नहीं किया जा सका था। तो हम लोग पढ़ें कि यहाँ पे जो अमेरिका है वो बमबारी करके हो ची मिन मार्ग को ख़त्म करना चाहता था। वियतनामियों को पूरी तरह से ये ध्वस्त करने पर पड़ा हुआ था, लेकिन वियतनामी अपना देश के अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, अपने देश के बचाने के लिए लड़ रहे थे और अमेरिका को जितना हो सके मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे और इस बात का सबूत दे रहे थे कि इनके हौसले अभी बुलंद है, ये अभी टूटे नहीं हैं। और साथ ही साथ ये भी यहाँ पे एक ये सबूत दे रहे थे कि इसने अमेरिका ने जो हो ची मिन मार्ग पे बमबारी किया उससे उस सड़क को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। इसी के रास्ते से सभी हथियार और रसद पानी पहुँच रहा था। वस्तुतः हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी थी। अमेरिका सैकड़ों बारी से क्षति करने के लिए यहाँ पे इसको कई बार क्षति
कर चुका था, लेकिन यहाँ वियतकांग और उसके समर्थी लोग तुरंत उसका मरम्मत कर लेते थे। तो यहाँ पे पूरे कहानी है हो ची मिन जो मार्ग है, भूल भुलैया मार्ग, उसके बारे में। ये एक ऐसा रास्ता था जो यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो रेड कलर का है यही है हो ची मिन मार्ग, जिससे कि और भी कई सारे सड़क यहाँ पे कच्ची और पक्की सड़क जुड़े हुए थे। तो ये मार्ग है हो ची मिन का, और इसी से यहाँ पे बाकी के मार्ग जुड़े हुए थे। तो ये एक भूल भुलैया मार्ग था। तो अमेरिका को लग रहा था कि अगर वियतनाम से जीतना है तो सबसे पहले इस रास्ते को तोड़ना होगा, और इसके लिए वो कई बार यहाँ पे बमबारी किया, इस सड़क को नष्ट करने का कोशिश किया। लेकिन जैसे ही ये बमबारी करता था, बाद में जो वियतकांग और उसके समर्थित लोग हैं वे लोग फिर से इसका मरम्मत कर लेते थे, फिर से ये सड़क तैयार कर लेते थे। ये जो सड़क है हम लोग यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो लाओस का बॉर्डर है उसको छूते हुए और ऐसे कंबोडिया को छूते हुए ये वियतनाम का सड़क जो है वो फैला हुआ था। तो ये कंबोडिया और लाओस के बॉर्डर को भी छूता था। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रास्ता था। इसी मार्ग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिका लाओस कंबोडिया पर आक्रमण भी कर दिया था, परंतु तीन तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा था। तो यहाँ पे इस मार्ग को तोड़ने के लिए अगर ये अटैक करेगा तो इसे इनडायरेक्टली यहाँ कंबोडिया और लाओस में भी अटैक करना पड़ेगा। इस कारण से क्या हुआ कि अमेरिका तीनों तरफ से युद्ध में घिर गया, जिसमें एक तरफ वियतनाम, दूसरी तरफ कंबोडिया और लाओस, ये तीनों तरफ से घिर गया। और इस कारण से ये अमेरिका इस युद्ध में फंस जाता है और उसे वापस आना पड़ता है, यानी कि एक तरह से इसको हार का, पराजय का सामना करना पड़ता है। अमेरिका भी अब शांति वार्ता चाहता था, परंतु अपनी शर्तों पर राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र संघ समेत कई शक्तियाँ इस प्रयास में थी कि वार्ता शुरू हो। अतः 1968 में पेरिस में शांति वार्ता शुरू हुई। अमेरिकी हट के कारण 6 माह तक वार्ता एक ही जगह अटकी रही। वियतनामियों की मांग थी कि पहले बमबारी बंद हो और फिर अमेरिका अपनी सेनाएं हटाए। तो यहाँ पे अमेरिका के भी हम लोग पीछे पड़े हैं कि इसको भी काफ़ी नुकसान हो रहा था, क्षति हो रहा था, इसकी भी अर्थव्यवस्था गिर रही थी, डॉलर का दाम गिर रहा था और तीनों तरफ से युद्ध में घिरा हुआ है। तो इसके पास भी अब शांति वार्ता के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, और तब जाके 1968 में पेरिस में शांति वार्ता के लिए सम्मेलन किया जाता है। लेकिन अमेरिका अपने हट पे अड़ा हुआ था, जिसके कारण ये वार्ता 6 महीने तक वो एक ही जगह हटका रहा, उससे आगे नहीं बढ़ा। वियतनामियों का यहाँ पे मांग था कि पहले बमबारी बंद किया जाए और अमेरिका अपन सेना वापस बुलाए, तब आगे की बात की जाएगी। इसी क्रम में 7 जून 1969 को वियतनामी शिष्टमंडल ने दक्षिणी वियतनाम से मुक्त क्षेत्र में वियतकांग के सरकारों के गठन की घोषणा कर दी, जिसे रूस एवं चीन ने तुरंत मान्यता भी दे दिया। तो वियतनाम भी अपने आप को यहाँ पे आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और रूस चीन भी इसका साथ दे रहा है। इसी दरमियान वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक हो ची मिन की मृत्यु हो गई। चूँकि उन्हें अपने वसीयत में दक्षिणी वियतनाम के मुक्ति तक संघर्ष का आह्वान किया था, अतः संघर्ष जारी रहा। तो इसी दौरान में हो ची मिन की मृत्यु हो जाती है। लेकिन हो ची मिन के सपना था कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो, दोनों एक में मिले। इस वजह से इनके इस सपने को पूरा करने के लिए ये संघर्ष जो है वो जारी रहता है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को एक करने का जो संघर्ष था वो चलते रहता है। ये चीज़ यहाँ पे जारी रहता है। अब यहाँ पे है अमेरिकी असफलता और वियतनाम एकीकरण। अब हॉलीवुड द्वारा अमेरिका के वियतनाम युद्ध को जायज़ ठहराने वाली फिल्मों के स्थान पर अमेरिका के अत्याचार पर फिल्में बनने लगी। तो जो अमेरिका में फिल्म बन रही थी, तो पहले ये फिल्म जो बनाता था उसमें दिखाता था कि वियतनाम गलत है और अमेरिका सही है, लेकिन बाद में जो फिल्में आने लगी उसमें अमेरिका के अत्याचारों को दिखाया जाने लगा, यानी कि इसके देश के लोग भी इसके खिलाफ होने लगे थे। दूसरी तरफ जो राष्ट्रपति निक्सन थे वो चुनाव में जीत हासिल कर नया राष्ट्रपति बने वियतनाम समस्या का जल्द समाधान की जिम्मेवारी उठाने का कोशिश करते हैं, और यहाँ पे उन्हीं पे पूरा जिम्मेवारी सौंपा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता ही जा रहा था। इसी समय माइली गांव की घटना प्रकाश में आ जाती है। माइली गांव की घटना क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व में होने लगती है। जो माइली गांव की घटना आती है दुनिया के सामने, तो पूरे दुनिया भर में अमेरिका की यहाँ पर आलोचना होने लगता है। तब राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा की, जिसमें पहला था हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहे। दूसरा था युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। तीसरा था इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा।
चौथा था युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। और पाँचवा था कि युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। तो ये 5 सूत्रीय योजना के तहत शांति वार्ता की शुरुआत की जाती है। तो हम लोग यहाँ पे माइली गांव की घटना पढ़ेंगे कि माइली गांव में क्या हुआ था। देखिए, दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहाँ के लोगों को वियतकांग समर्थन मानकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला, औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया और फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया था। लाशों के बीच दबा एक बुढ़ा जिंदा बच गया था जिसने इस घटना को उजागर किया। अगर हम लोग इतिहास में पीछे जाकर देखें, पीछे क्लास में, तो ये दक्षिणी वियतनाम की घटना है। दक्षिणी वियतनाम जो कि पूंजीवाद का समर्थक था और यहाँ पे अमेरिका को एक तरह से मदद कर रहा था और अमेरिका यहाँ पे पूंजीवाद का स्थापना कर रहा था। यानी ये कहें कि एक तरह से अमेरिका और वियतनाम में फ्रेंडशिप है, जो दक्षिणी वियतनाम है और अमेरिका, इन दोनों में दोस्ती है, मित्रता वाला संबंध है। लेकिन अमेरिका इतना घटिया काम करता है, ये उस देश को भी नहीं छोड़ता है जिस देश में इसकी सेना रह करके उत्तरी वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में युद्ध कर रहा है। और इन सब के सेना कहाँ रहता था अमेरिका का? दक्षिणी वियतनाम में। ये दक्षिणी वियतनाम को भी नहीं छोड़ता है। होता ये है कि यहाँ पे एक जो गांव है माइली गांव, यहाँ पे जो लोग हैं, तो अमेरिका के सेना का ये आरोप होता है कि ये लोग वियतकांग के, यानी कि एक तरह से साम्यवाद के, ये लोग साम्यवादी के समर्थक हैं। और इसी के कारण यहाँ पे पूरे गांव को चारों तरफ से इनकी सेना घेर लेती है। इनको, यहाँ के जितने भी पुरुष हैं उनको मार दिया जाता है। यहाँ के औरतों को और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक ये लोग उसका बलात्कार करते हैं, वो भी सामूहिक बलात्कार। और उसके बाद जब जी भर जाता है तो इन लोगों को भी ये जला करके पूरे गांव में ही आग लगा करके सभी लोगों को मार देते हैं। किसी तरह से एक बूढ़े व्यक्ति लाशों के बीच दब के रह जाता है, उसकी जान बच जाती है और वही इस घटना के बारे में बाकी दुनिया को बताता है। तो जब ये घटना सामने आती है तो दुनिया भर में अमेरिका की यहाँ पे आलोचना होने लगती है, लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि ये एक जिस तरह की घटना है ये खून खौलाने वाली घटना है। तो इस तरह के घटना को भी ये लोग अंजाम दे देते थे। तो यहाँ पे जो पंचसूत्रीय योजना लाया गया था, इस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। जो ये पंचसूत्रीय जो लाया गया था योजना और इसके तहत जो शांति प्रस्ताव लाया गया था उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। अमेरिकी सेनाएं पुनः बमबारी शुरू कर देता है, लेकिन अमेरिका अब जान चुका था कि उसे अपनी सेनाएं वापस बुलानी ही पड़ेगी। निक्सन ने पुनः 8 सूत्री योजना रखी, वियतनामियों ने इसे खारिज कर दिया। अब अमेरिका चीन को अपने पक्ष में करने में लग गया। तो यहाँ पे जब जो पंचसूत्रीय योजना असफल हो जाता है शांति वार्ता, तो फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन अमेरिका को पता था कि ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में इसकी आलोचना हो रही थी। तब यहाँ पे इसको लग रहा था कि हमारा सेना जो है उसे आपस बुलाना पड़ेगा। तो ये निक्सन जो है राष्ट्रपति, वो 8 सूत्रीय योजना लाते हैं, लेकिन वियतनामी इसको नहीं मानते हैं। तब अमेरिका सोचता है कि क्यों न चीन को अपने पक्ष में लेकर के काम किया जाए। और 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका और दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय होता है, परंतु दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया। वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस बार इतने बम गिराए गए जिनकी कुल विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा से प्रयुक्त परमाणु बम से ज़्यादा की गई। हनोई भी इस बमबारी से ध्वस्त हो गया, लेकिन वियतनामी डटे रहे। तो जब 8 सूत्री योजना आया तो इसमें भी सबको मिल करके समझौता करना था, लेकिन ये जो वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम के हैं या जो वियतकांग हैं, ये सभी लोग इसके विचार को, इसके जो शर्त है उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब अमेरिका यहाँ पे और बम गिराना शुरू करता है। इतना बम गिराता है कि माना जाता है कि जितना हिरोशिमा पे बम नहीं गिरा था, नागासाकी पर नहीं गिरा था, उससे ज़्यादा यहाँ वियतनाम में अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था। इतना बम गिराया गया था कि यहाँ का जो एक शहर है हनोई, वो पूरे तरह से बर्बाद हो गया था, ध्वस्त हो चुका था। लेकिन वियतनामी अपने हौसले से बुलंद थे, अभी भी डटे हुए थे। इनको मरना पसंद था लेकिन झुकना पसंद नहीं था। तो ये लोग अपने यहाँ पे मांग पे डटे रहते हैं। अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो जाता है। समझौते की मुख्य बातें थी, युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिका अपना सेना वापस लेके चला जाएगा, उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो जाएगा, एकीकरण के मार्ग खोजेंगे कैसे किया जाए,
अमेरिका वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देगा। जो भी नुकसान हुआ है अमेरिका के अटैक से वो अमेरिका को भरपाई करना पड़ेगा। वियतनाम का एकीकरण होगा, अमेरिका अपना सेना लेकर के वापस जाएगा 60 दिन के अंदर, ये समझौता हो जाता है। और इस तरह से अमेरिका के साथ चल रहा युद्ध समाप्त हो गया और अप्रैल 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो जाता है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो अप्रैल 1975 में फाइनली जाके उत्तरी दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण पूर्ण होता है। इस प्रकार 7 दशक से ज़्यादा चलने वाला यह अमेरिका वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया। लगभग 70 साल तक ये युद्ध चलता है और फाइनली ये 1975 में, अप्रैल 1975 में जाकर के ये 73 के समझौता के दौरान ये ख़त्म होता है। इस युद्ध में 9,855 करोड़ डॉलर रुपए खर्च हुए। सर्वाधिक व्यय अमेरिका का था, जो ये पूरा रुपए खर्च हुआ इसमें सबसे ज़्यादा जो रुपया खर्चा हुआ वो अमेरिका का हुआ। उसके 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए, लगभग 3 लाख सैनिक अमेरिका के घायल भी हुए। दक्षिणी वियतनाम के लगभग 18,000 सैनिक मारे गए। अमेरिका के 4800 हेलीकॉप्टर एवं 3600 एवं अनगिनत टैंक यहाँ पे नष्ट हो गए। तो हेलीकॉप्टर और जो बम बरसाने वाले जो जहाज ये सब थे, टैंक थे, ये सभी यहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद इन सारी घटनाओं में के परिप्रेक्ष्य में धन जन की बर्बादी के अलावे अमेरिकी साख को भी गहरा आघात पहुंचा। जो उसका साख है उसको भी नुकसान पहुंचता है। पूरे हिंद चीन में वह बुरी तरह से असफल रहा। अंततः उसे अपनी सेनाएं हिंद चीन से हटानी पड़ती है और सभी देशों की संप्रभुता एवं अखंडता को स्वीकार करना पड़ता है। तो हम लोग जब पूरा चैप्टर पढ़े थे तो चैप्टर की शुरुआत करे थे हिंद चीन क्षेत्र में, जहाँ एक समय ऐसा था जब वहाँ पे कुछ क्षेत्र में हिंदू राजा का शासन था और कुछ क्षेत्र में चीन का। बाद में वहाँ पे पुर्तगाली जाते हैं और भी कई सारे विदेशी कंपनी जाते हैं, लेकिन उन लोगों को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो लोग शासन व्यवस्था स्थापित नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रांस चाहता था कि वो यहाँ पे अपन शासन व्यवस्था स्थापित करे और वो स्थापित भी करता है। आगे चल के हम लोग कहानी पढ़े कि कैसे ये लोग समय मिलने पर अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश किए और किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस तरह से ये लोग यहाँ पे अमेरिका से उलझ जाते हैं, बाकी के जो देश हैं उनसे ये उलझते हैं, कैसे इसमें अमेरिका आके शामिल हो जाता है और कैसे ये भयानक युद्ध की शुरुआत हो जाती है, कैसे यहाँ पे लाओस का गृह युद्ध हुआ, कंबोडिया का गृह युद्ध हुआ, कैसे वियतनाम का गृह युद्ध हुआ। इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। इनमें किसको कितना नुकसान हुआ इसके बारे में भी पढ़ें। तो पूरे कहानी में हम लोग ये पढ़ें। फाइनली अगर देखा जाए तो इस कहानी में हिंद चीन क्षेत्र के जो देश हैं कंबोडिया, लाओस या वियतनाम, इनकी जीत होती है और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है, उनकी पराजय होती है। तो हमारे इस चैप्टर में इतना ही था। आज ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगले चैप्टर वीडियो में जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं उसको हम लोग कवर करें, उसको ख़त्म करें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।